नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एकलव्य आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ इज संदीप उप्रेती और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर उत्तराखंड का जीएस पढ़ाऊंगा। जैसा कि जो अपकमिंग उत्तराखंड में, चाहे हम एंटी एग्जाम की बात कर लें और समीक्षा अधिकारी की बात कर लें और उत्तराखंड लेक्चरर का जो एग्जाम है या पीसीएस प्री एग्जामिनेशन जो होगा, तो इन सब को लेकर यहाँ पर एक नए बैच की शुरुआत हो रही है। और ये चाहे मैं नायब तहसीलदार की बात कर लूँ, चाहे समीक्षा अधिकारी की बात कर लूँ या लेक्चरर की बात कर लूँ, इन सभी एग्जाम में उत्तराखंड जीएस का एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी उत्तराखंड का ही होता है। इसलिए उत्तराखंड पर आप सभी लोगों की एक बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इसी सोच के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड का जो होल सिलेबस है उसको तैयार किया हुआ है। यानी उत्तराखंड का जो पूरा सिलेबस होगा उसको हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि भाई अगर आप मान लो एंटी एग्जाम है आपका, तो उसमें भी लगभग 100 में से 30 से और जो 40 क्वेश्चन होते हैं ना, वो उत्तराखंड पर बेस्ड होंगे। ऐसे ही समीक्षा अधिकारी में होगा, ऐसे पीसीएस प्री में होगा और ऐसे ही लेक्चरर में होगा। तो इन सब चीज़ों को, इन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखकर हमने इस पूरे सिलेबस को इस तरीके से सेगमेंट में डिवाइड किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने उत्तराखंड का जो पूरा सिलेबस है उसको इस तरह से कैटेगराइज कर रखा है। जैसे उत्तराखंड का ज्योग्राफी अलग से किया हुआ है, ठीक है ना। उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, उत्तराखंड का पॉलिटी हो गया, उत्तराखंड का इकोनॉमी हो गया, उत्तराखंड का आर्ट्स एंड कल्चर हो गया और उत्तराखंड का करंट अफेयर हो गया। अब जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें क्या होता है, देखो जैसे मैं एनटी की बात कर लेता हूँ या समीक्षा अधिकारी की बात करता हूँ या पीसीएस की, तो यहाँ पर क्या होगा कि ज्योग्राफी सेगमेंट से लगभग आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही उत्तराखंड हिस्ट्री से भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इनका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है क्योंकि पिछले 8 से 10 साल के पेपर को आप देखेंगे तो इनका जो वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर 4 से 5 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिल जाएंगे, 4-5 इकोनॉमी से, इसी तरह से 4-5 उत्तराखंड आर्ट्स एंड कल्चर से और ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बन जाते हैं। तो वेटेज सबसे ज्यादा ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, इसलिए हम शुरुआत ज्योग्राफी से करेंगे। और ज्योग्राफी में अगर आपकी अच्छी पकड़ होगी तो आपको फिर उत्तराखंड का इतिहास समझने में भी आसानी हो जाती है, उत्तराखंड की इकोनॉमी पॉलिटी को समझना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन होगा इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे। और उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है हमारा, उसको हमने इस तरीके से यहाँ पे कवर करना है क्योंकि ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। जैसे सबसे पहली क्लास हमारी उत्तराखंड एंड इंट्रोडक्शन होगा। इसके अंतर्गत आप लोगों को जो उत्तराखंड का जो मैप होता है ना, उस मैप का अच्छा खासा आपके पास आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अगर मैप वर्क अच्छा नहीं है तो फिर आगे आपको दिक्कत आती रहेगी। इसके साथ ही हम फिर यहाँ पे फिजिकल रीजन ऑफ उत्तराखंड होगा, इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम होगा, क्लाइमेट एंड नेचुरल डिजास्टर ऑफ उत्तराखंड होगा, नेचुरल वेजिटेशन सॉइल ऑफ उत्तराखंड हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, वाटर रिसोर्सेज एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज और ट्राइबल्स ऑफ उत्तराखंड। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके स्कोरिंग होते हैं। तो आज की इस क्लास में यहाँ पर मैं उत्तराखंड का जो ड्रेनेज पैटर्न है, उत्तराखंड का जो रिवर सिस्टम है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उत्तराखंड का जो रिवर सिस्टम है, इसको समझने से पहले आपको यहाँ पर इस फ्लो चार्ट को समझना होगा। यानी उत्तराखंड का जो रिवर सिस्टम है, बेसिकली हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे यमुना रिवर सिस्टम, गंगा या अलकनंदा रिवर सिस्टम और काली रिवर सिस्टम। अब ये तीनों रिवर सिस्टम बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों रिवर सिस्टम को अलग अलग हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा क्योंकि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ है
और हिमालय की जो चारों ही रेंज हैं, चाहे हम ट्रांस हिमालय की बात करें, चाहे हम ग्रेटर हिमालय की बात करें, चाहे हम मिड हिमालय की बात करें, चाहे हम शिवालिक रेंज की बात करें, तो चारों की चारों ही बड़ी रेंज उत्तराखंड में स्थित है। और इनमें से जो ट्रांस हिमालय होता है और जो ग्रेटर हिमालय होता है उसमें ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और इन ग्लेशियर्स से बहुत सारी नदियां यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं। तो इन नदियों की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। तो इन रिवर सिस्टम को अलग अलग समझने से पहले सबसे पहले हमें उत्तराखंड की इन नदियों की जो विशेषताएं हैं इनको समझना होगा। तो देखते हैं उत्तराखंड की इन नदियों की अपनी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उत्तराखंड हिमालय रिवर्स। तो पहला अगर हम इसमें पॉइंट देखें, उत्तराखंड की नदियां सदा नीरा यानी पेरिनिनियल रिवर है। यानी उत्तराखंड की जो नदियां हैं वो सदा नीरा है। अब इस सदा नीरा का मतलब क्या हुआ? सदा नीरा का मतलब होता है आपका, यानी उत्तराखंड की जो नदियां होती हैं इनमें पूरे साल भर पानी का लेवल मेंटेन रहता है। इनमें साल भर पानी का लेवल क्यों मेंटेन रहता है? क्योंकि इन नदियों का जो सोर्स है वो क्या है? आपका ग्लेशियर है, और ग्लेशियर्स में हमेशा बर्फ रहती है, बर्फ पिघल रही होती है, इसलिए इन नदियों में साल भर पानी में कोई कमी नहीं आती है। इसीलिए इन नदियों को सदा नीरा कहा जाता है या पेरिनियल रिवर कहा जाता है। वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करेंगे तो वहां पर कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो सीजनल होती हैं, जो बरसात के दिनों में तो उनमें खूब पानी रहेगा, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है तो वहां पर नदियां सूख जाती हैं, कुछ नदियां। दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें, ये नदियां वी शेप्ड वैली का निर्माण करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि वी शेप्ड की जो घाटियां होती हैं ये किस प्रकार का लैंडफॉर्म है। तो यानी नदियों के द्वारा बनाया गया एक इरोजनल लैंडफॉर्म होता है ये। अब देखते हैं कि वी शेप्ड वैली किस तरह से यहाँ पर बनेंगी और क्यों बनेंगी। भाई यहाँ पर उत्तराखंड की जो नदियां होती है वो हिमालय से नीचे आ रही होती है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इतनी हाइट से जब नदियां आएंगी तो उनमें क्या होगी? स्पीड ज्यादा होगी। जब नदी में स्पीड ज्यादा होती है तो उसमें क्या होता है? जो डाउनवर्ड यानी वर्टिकली डाउनवर्ड जो इरोजन होगा वो ज्यादा होगा, और साइड इरोजन क्या होता है? कम होता है। क्योंकि बेसिकली जब नदी ना किसी सरफेस के ऊपर चलेगी उसमें दो तरह से इरोजन होते हैं, एक होता है वर्टिकली डाउनवर्ड और एक होता है साइड इरोजन। जब नदी हाइट से नीचे की तरफ जाती है तो डाउनवर्ड इरोजन ज्यादा होगा और साइड इरोजन कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह की वैलीज का निर्माण होता है, वी शेप्ड वैली का निर्माण होता है, और ये जो घाटियां होती हैं, वैलीज होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। अगला हम इसमें पॉइंट देखें कि ये नदियां उत्तराखंड में इन घाटियों में कुछ जगहों पर समतल मैदान का निर्माण करती हैं, जिन्हें सैंड, सौड़ और बगड़ कहा जाता है। यानी उत्तराखंड की जो नदियां होती हैं ये कुछ जगहों पर क्या होती हैं? इन घाटियों में बड़े समतल मैदानों का निर्माण करती हैं, जिनको लोकल भाषा में यहाँ पे सैंड कहा जाता है, इनको सौड़ कहा जाता है, इनको बगड़ कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा होगा भाई पौड़ी गढ़वाल में पार्टी सैंड, त्रिपाली सैंड, थैली सैंड, यानी जिनके आगे सैंड लगा होता है तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी नदी के किनारे होंगे और ये थोड़ी समतल जमीन होती है। इसी तरीके से जैसे गैर सैंड आपका चमोली में है, भिकिया सैंड आपका अल्मोड़ा में है, सिरौ बगड़ हो गया रुद्रप्रयाग में है, कोदिया बगड़, लाम बगड़ चमोली में है, कलिया सौड़ हो गया रुद्रप्रयाग में है, गौचर, ये सारी की सारी कैसी जमीनें हैं? ये समतल जमीनें हैं। आई थिंक आप लोगों को सैंड, सौड़ और बगड़ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें, उत्तराखंड में मुख्य नदियों में मिलने वाली सहायक नदियों को गाढ़, गधेरा या रौला कहा जाता है। देखो जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां, तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए उत्तराखंड के अंदर जो मुख्य नदी होगी उसमें जो साइड ब्रांच होती है, जैसे देखो ना साइड ब्रांच ये और ये मिल रही हैं, तो इनको यहाँ पे लोकल भाषा में गाढ़ बोलते हैं या गधेरा बोला जाता है या रौला। यानी सिंपली गाढ़ का मतलब साइड ब्रांच यानी ट्रिब्यूटरी। ठीक, अगला पॉइंट है आपका
ये सहायक नदियां मुख्य नदी में राइट एंगल या एक्यूट एंगल बनाते हुए मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी उत्तराखंड हिमालय में जो रिवर्स है, ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये एक्यूट मतलब न्यून कोण जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तराखंड के अंदर जो सहायक नदियां होती हैं, या तो वो 90 डिग्री पे मिल रही होती है, या फिर वो किसी एक्यूट एंगल पर मिल रही होती, इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही होती है। अगला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तराखंड की नदियां पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट नदियों के उदाहरण है, जैसे एग्जांपल यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर, काली, ईस्टर्न रामगंगा, है ना, और वेस्टर्न रामगंगा। तो ये सारी की सारी नदियां कैसी हैं? एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां। इसका ये मतलब हुआ क्योंकि जो ग्रेटर हिमालय है और इसके नीचे क्या आता है आपका मिड हिमालय आता है, और इसके नीचे क्या आता है यानी शिवालिक आता है। ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन मिड हिमालय से कई करोड़ों साल पहले हुआ था, उसमें ग्लेशियर भी पहले बन गए होंगे, तो वहां से नदियां लगातार आ रही थी, जैसे आपकी गंगा हो गई, भागीरथी हो गई, यमुना हो गई, है ना। ये तमाम नदियां ग्रेटर हिमालय से बह रही थी और कहाँ गिर रही थी? टैथिस सागर में। अब टैथिस सागर में जब गिर रही थी तो टैथिस सागर का जो सेडिमेंट था अब वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, यानी मिड हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था। अब आप ये मानकर चल लीजिए भाई ये नदी ग्रेटर हिमालय से नीचे आ रही है और इस तरह टैथिस सागर में गिर रही होगी, उसके सेडिमेंट में गिर रही है, ठीक है ना। अब वहां से मिड हिमालय धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अब क्योंकि मिड हिमालय ऊपर आ रहा था बहुत स्लो स्पीड से, ये प्लेट टेक्टोनिक में आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि किस तरह से हिमालय वहां से ऊपर ऊपर आ रहा होगा। अब हिमालय के ऊपर आने की स्पीड क्या है? बहुत स्लो है, लगभग साल भर में वो 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा था। अब नदी तो ऊपर से इरोजन कर रही थी, यानी हुआ क्या कि यहां पर ये नदी आ रही है और यहां से मिड हिमालय उसके रास्ते में आ रहा था। तो क्योंकि मिड हिमालय की स्पीड कम है ऊपर आने की, लेकिन नदी की स्पीड क्या है? तेज है, तो ये नदियां मिड हिमालय को काटती गई, इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। ये अपना डायरेक्शन चेंज कब करती? अगर ऐसा होता कि मान लो नदी सीधे आ रही है और नीचे सीधे एकदम से ऊपर पहाड़ आ जाए, तो नदी को फिर अपनी डायरेक्शन या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। लेकिन हो क्या रहा था, मिड हिमालय तो आज भी ऊपर उठ रहा है लेकिन बहुत स्लो स्पीड से। तो इन नदियों ने क्या किया? अपना रास्ता चेंज नहीं किया, बल्कि मिड हिमालय को वो काटती गई। और इस तरीके से ऐसी नदियां जिन्होंने अपने रास्ते में किसी अवरोध के आने के बावजूद भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, उन नदियों को बोला गया एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां। अब देखिए ग्रेटर हिमालय से जो नदियां आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा है, ठीक है, गंगा के रास्ते में कौन आया? मिड हिमालय। तो गंगा रिवर ने मिड हिमालय को कट किया, फिर वो नदी आगे आई गंगा नदी, फिर इसके रास्ते में शिवालिक आया, इसने शिवालिक को भी कट कर दिया, उस पर घाटियां बना दी इस तरीके से। तो इस तरीके से जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, आपकी भागीरथी नदी हो गई, ये सारी की सारी ग्रेटर हिमालयन रिवर्स हैं, और ये मिड हिमालय और शिवालिक के लिए कैसी नदियां हैं? एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब इन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया। इसी तरीके से जो मिड हिमालय से जो नदियां ओरिजिनेट होती हैं, जैसे अगर हम पश्चिमी रामगंगा की हम बात करते हैं, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है मिड हिमालय से। अब जब ये यहाँ से ओरिजिनेट होके और ये भी टैथिस सी के सेडिमेंट में गिर रही थी, तो उसके रास्ते में कौन आया? शिवालिक रेंज। तो उसने भी शिवालिक को कट किया, ना कि अपना रास्ता चेंज किया। इस तरह से अगर पश्चिमी रामगंगा की हम बात करते हैं तो ये शिवालिक के लिए क्या आपका एक एंटीसीडेंट रिवर है। तो इस तरह से आप अच्छे से समझ गए कि इन नदियों को क्यों हम एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड की जो नदियां हैं अभी अपनी युवा अवस्था में यानी यंग स्टेज में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता हो कि भाई बताइए निम्न में से कौन सी नदी अपनी यंग स्टेज में है या मैच्योर स्टेज में है या ये ओल्ड स्टेज में है। तो इसको आपने इस तरह से इस डायग्राम से समझना है। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये सोर्स ऑफ रिवर है, मतलब जहां से नदी ओरिजिनेट हो रही है। अब उत्तराखंड की नदियां कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है, तो डेफिनेटली हिमालय में हाइट क्या है? ज्यादा है। तो ये एक नदी की ये इनिशियल स्टेज है इस तरीके से, इस तरीके से।
और कोई भी नदी जहां से ओरिजिनेट होती है तो किसी न किसी पॉइंट पे उसकी एंडिंग होगी ना। इसकी एंडिंग कहाँ हो सकती है? किसी लेक में हो सकती है, किसी रिवर में हो सकती है, या फिर किसी समंदर में हो सकती है। तो यहाँ पे मान लो ये नदी आ रही है और अभी ये नदी इस तरह से पहाड़ के ऊपर से इरोजन करते हुए आगे चल रही है और यहाँ पे सी में गिर जा रही है और ये सी लेवल है। फिर कई हजारों साल बाद क्या होगा, ये अपनी घाटी को गहरी करती रहेगी। अब नदी देखो इस लेवल पर आ रही है, बी पॉइंट पर आ गई और अब नदी इस तरीके से बह रही है। तो पहली कंडीशन आपकी यंग स्टेज है, मतलब नदी अभी हिमालय के ऊपरी भाग में कट कर रही है। फिर ये इस स्टेज में आएगी, फिर और कई हजार साल बाद नदी इस तरह से कट करती रहेगी और कट करके करके अपनी गहरी घाटी को और गहरी करेगी और एक टाइम बाद क्या होगा कि नदी इस लेवल पर आ जाती है, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, यानी सी लेवल पे। अब सी लेवल से नीचे नदी कटान नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी नदी जब हिमालय के ऊपरी सरफेस पे कटान करते हुए और सी में गिर रही होती है तो वो उस समय अपनी यंग स्टेज में होती है। जब वो कुछ घाटी बना लेती है तो वो फिर बी पोजीशन में यानी मैच्योर स्टेज में आएगी और घाटी को गहरा करते 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 जब वो इतनी गहरी घाटी बना लेती है कि नदी अब सी लेवल पर आ जाती है तो उसको बोला जाता है ओल्ड स्टेज। तो उत्तराखंड की जो नदियां हैं अभी अपनी यंग स्टेज में है, मतलब वो अभी हिमालय के ऊपरी भागों में कटान कर रही हैं। अभी उनको और गहरी घाटी बनानी है ताकि वो सी लेवल तक चली जाएं। जैसे अगर हम प्रायद्वीप में भारत की नदियों की बात करते हैं, उनमें से अधिकतर नदियां क्या हैं, अपनी ओल्ड स्टेज में आ चुकी है। उसका कारण क्या है कि उन नदियों ने अपनी घाटियों को जितना गहरा करना था कर लिया और अब वो सी लेवल पर आ चुकी हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा उत्तराखंड की नदियां क्यों अभी यंग स्टेज में है, क्योंकि अभी वो अपनी ऊपरी घाटियों में क्या कर रही हैं, कटान कर रही हैं। अगला और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि उत्तराखंड की जो नदियां हैं वो ग्रेटर हिमालय में लगभग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, मिडिल हिमालय में वेस्टर्न डायरेक्शन में और शिवालिक रेंज में साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी जो हिमालयन रिवर्स हैं जब वो ग्रेटर हिमालय से नीचे आती हैं तो इस तरीके से नीचे आ रही होती है। उसके बाद यानी ये ग्रेटर हिमालय आपका, इसके बाद वो जब मिड हिमालय में एंटर करती हैं तो उनका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, यानी ये आपका मिड हिमालय है। और उसके बाद मिड हिमालय के बाद जैसे ही वो शिवालिक रेंज या आउटर हिमालय में आती हैं तो उनकी डायरेक्शन फिर से साउथ की तरफ हो जाती है, यानी ये आउटर हिमालय मतलब शिवालिक रेंज में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थे उत्तराखंड की नदियों की कुछ खास विशेषताएं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड का रिवर सिस्टम। और उत्तराखंड के रिवर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का जो यमुना रिवर सिस्टम है, तो वो हम करेंगे यहाँ पे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।